इसी के साथ अब हम शो को भी आगे बढ़ाएंगे और आपके निवेश से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें विस्तार से बात करनी है। हमारे साथ अब दो हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिकी और मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और हम शो की शुरुआत आज डेट निवेश के साथ करने वाले हैं, जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स अपना निवेश बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अर्नव जी, हमको समझाएं किस तरह से हम देख रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को बैंक सीडीज में अपना निवेश बढ़ाते हुए और तमाम तरह के बॉन्ड्स में अपना निवेश बढ़ाते हुए। इसके पीछे क्या वजह है, किस किस जगह पर डेट के लिहाज से निवेश को बढ़ाया जा रहा है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल क्या ट्रिगर्स है, क्या वजह है? कि आप कोई डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस डेट म्यूचुअल फंड का निवेश कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि वो एक प्रकार का लोन है जहां पर कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स को पैसा देता है और एट द एंड ऑफ द पीरियड वो पैसा वापस आता है। लेकिन किसने इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू किया है और वो उसकी फीचर्स क्या है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सरकार इश्यू करती है बॉन्ड्स, उसी तरह बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करते हैं, एनबीएफसी इश्यू करते हैं। फिर इसके अलावा एक पीएसयू जो होते हैं वो भी अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। अब हमने जो देखा है ओवरऑल ये है कि ट्रेंड पिछले एक साल में ये दिखाता है कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बैंक्स के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में अपना निवेश डबल कर दिया है, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी उनका निवेश बढ़ा है। और कम जो हुआ है वो पीएसयू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कम हुआ है और एनबीएफसीज के सीडीज में कम हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक इंटरनल शिफ्ट है कि म्यूचुअल फंड्स कहां अपना डेट का पैसा निवेश कर रहे हैं। और इसको समझने में आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार के स्कीम में निवेशक पैसा लगाते हैं उसके मुताबिक ये चेंजेस या बदलाव आते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है कि जो निवेशक है उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म फंड से शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ मोड़ लिया है, तो उसी के चलते हुए म्यूचुअल फंड्स ये पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर रहे हैं। अच्छा हेमंत जी, यहाँ पर अगर कुछ आंकड़े अगर हम दर्शकों के सामने पेश भी कर सकें तो देखिए एनबीएफसीज के जरिए जैसे कि जो कमर्शियल पेपर्स है उसमें निवेश जो है अगर हम सालाना दर पर देखें तो 7.5% पर पहुंच गया है। G-Secs में हमने देखा है कि निवेश को बढ़ाकर 7.5% से कुछ ज़्यादा कर दिया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट और कम डिपॉजिट ग्रोथ और साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए बैंक ने अपने पेपर ज़्यादा इशू करने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। इसका पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट मेरे डेट निवेश पर क्या होगा? अगर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और मैंने पैसे लॉक इन कर रखे हैं तो क्या ये ऐसा मौका है जो मेरे हाथ से निकल गया है और क्या मुझे अब नया निवेश कर लेना चाहिए? कविता, देखिए इसके दो एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। एक तरफ तो ये कि जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा पैसा क्यों रेज कर रहे हैं सीडीज के द्वारा, और दूसरा ये कि म्यूचुअल फंड जो है, जैसा आपने कहा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स में वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसका कारण क्या है? तो दो अलग अलग पहलू हैं। अगर हम पहले शुरुआत अगर हम बैंकों से करें, देखिए ये शुरुआत हुई करीब करीब पिछले साल अक्टूबर में, जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस हुई और उन्होंने कहा कि वो जो लिक्विडिटी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। क्लियरली उनका एक जो तरीका था वो था कि वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन के द्वारा ये करने वाले थे। और बैंकों ने ये रियलाइज किया कि अगर ऐसा होगा, और क्योंकि उनके पास डिपॉजिट में पैसे उतने नहीं आ रहे थे, उनको पता था कि आगे जाके ये रेट बढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी टाइट होने वाली है, तो तभी से उसी क्वार्टर से, इनफैक्ट उसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4 गुना उन्होंने पैसा मोबिलाइज किया और पिछले एक साल में हमने देखा कि करीब करीब वो डबल हो गया है ओवरऑल। तो एक तो ये तरीका, दूसरी बात इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रही थी, कमोडिटीज के प्राइस ऊपर थे, इंसेंटिवाइजेशन हो रहा था पीएलआई के अंदर। तो आई थिंक काफी सारे रीजंस थे जिसके कारण से बैंकों ने पैसा जो है सीडीज के थ्रू रेज करना शुरू किया। जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, देखिए डेट फंड मैनेजर ने भी रियलाइज किया कि हम ऐसी साइकिल में जा रहे हैं अभी जहां पे लिक्विडिटी टाइट होगी और रेट्स आगे बढ़ेंगे।
और जैसा हम जानते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट में, तो जितना लंबा ड्यूरेशन आपका फंड का होगा उतना ज्यादा ही इंपैक्ट आपका जो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, बॉन्ड के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं। तो फंड मैनेजर की कोशिश ये थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये सिचुएशन इमर्ज हो रही है और ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने अपनी जो एवरेज मैच्योरिटी है उसको कम करने की कोशिश की। और वहां पे कम करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करीब मान लीजिए 7 डेज से 1 साल तक इशू होता है, वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उतने ड्यूरेशन के लिए फंड हाउसेस इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और सेफ है क्योंकि बैंकों का सीडी है, तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी वो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लिक्विडिटी है, शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि इससे एक मौका मिलता है फंड मैनेजर्स को कि वो शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के आगे जब एक सिचुएशन ऐसी आए कि लगे कि अब आरबीआई ने जितने भी रेट हाइक करने थे वो कर दिए, तब जाके वो एक लॉन्ग टर्म या अपना ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो फंड हाउसेस का ज्यादा इन्वेस्ट करने का कारण क्लियरली यहाँ पे ये था कि वो अपनी एवरेज मैच्योरिटी को कम करना चाहते थे, और ये काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सीडी, जो उनको इस पर्पस में काफी मदद किया। पर एक डेटा है, देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स ने एनबीएफसीज के जरिए इशू किए गए सीडीज में सालाना अगर हम देखें तो 18% की कमी की है, वहीं पीएसयू बॉन्ड्स में अगर हम देखें तो 28% के निवेश में कमी की गई है। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम देखें तो इसका मतलब ये बहुत सिंपल है कि देखिए, एक होता है जब आप डेट में निवेश करते हो तो एक होता है क्रेडिट रिस्क, यानी कि सेफ्टी ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। जो भी आप निवेश करो वो वापस आना चाहिए। तो क्योंकि हमने देखा है कि कई एनबीएफसीज के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं या उस सेक्टर में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को ये भी पसंद आता है कि जब सेफ्टी प्रायोरिटी हो तो ऑब्वियसली उसमें बैंक्स एनबीएफसी से थोड़ा ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि किस प्रकार के फंड्स में इनफ्लोज आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर एक कैटेगरी है जहां पर पीएसयू एंड बैंकिंग फंड्स है, तो अगर मान लीजिए कि इनफ्लोज इस प्रकार के फंड में आ रहे हैं तो वहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनको पीएसयू डेट में ही इसमें निवेश करना पड़ता है। तो ये एक दूसरा कारण है कि जहां पर फ्लोज आ रहे हैं वहां पर भी फंड मैनेजर चॉइस लेता है। और तीसरी बात ये है कि जब फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में मैच्योरिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं तब उनको उस प्रकार के शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मिलने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पीएसयूज और एनबीएफसीज जो पेपर इश्यू करते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो इसीलिए अगर स्ट्रैटेजिकली फंड मैनेजर शिफ्ट कर रहा है तो उनके लिए ये पेपर्स इतने अपने पोर्टफोलियो में सही नहीं है या अभी के लिए वो सही नहीं है। तो इसीलिए यहां से वो अपना निवेश चेंज करके जो बैंक्स है उनके सीरीज की तरफ मुड़ रहे हैं। चलिए अब चर्चा को ऑलमोस्ट हम समेटेंगे और अंत में हेमंत जी यही चाहेंगे कि आप समझाएं दर्शकों को कि अपने पोर्टफोलियो में डेट निवेश में किस तरह से विस्तार करना चाहिए। एक तो डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे और किस तरह के निवेशक विस्तार करें, और दूसरा जो बाकी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स के विकल्प हैं उसमें किस तरह से विस्तार करें। देखिए, जब भी हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की या फिर थोड़ा मीडियम ड्यूरेशन में अगर हम जाएं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, एक तो आपका जो फोकस होता है कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जहाँ पे कैपिटल सेफ्टी हो, और दूसरी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर्स काफी समय पे इग्नोर करते हैं, वो है टैक्सेशन। और आई थिंक यही कारण है कि हमारे देश में हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो ऑप्शंस हैं जैसे बैंक डिपॉजिट्स हो गए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, वहां पे अभी भी काफी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनको पता है कि हमें फिक्स रिटर्न मिलेगा, दूसरी तरफ ये वो भूल जाते हैं कि उसकी टैक्सेशन कैसी। ज्यादातर जो ऑप्शंस है, एक दो कुछ ऑप्शन को छोड़ के, वहां पे अगर आपके एप्लीकेबल टैक्स रेट से आपको टैक्स पे करना है तो आप देखिए आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम होता है। तो मुझे लगता है किसी भी इन्वेस्टर को जो चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में डेट फंड्स को शामिल करें, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर आप
अपने टाइम ड्यूरेशन को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो 16 कैटेगरी है, 16 कैटेगरीज हैं। काफी सारी कैटेगरीज में आपको फंड हाउस का बहुत क्लियरली पता चलता है कि उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन क्या होगा, और अगर वो आपके टाइम होराइजन से मैच करता है, अगर आप उस फंड को चुने तो वो आपके लिए सही होगा। उसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स हो गए, या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हो गए, या लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स हो गए, इस तरह के जो फंड्स हैं वहां पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। तो आपको उससे बहुत फेमिलियर होना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है कभी कभी इरेटिक होता है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय चाहिए ताकि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकें। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कैसे भी इन्वेस्टर हो, कैसे भी आपका टाइम होराइजन हो, वैसा फंड आपको मिलेगा। और आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, स्पेशली अगर आप हायर टैक्स इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए, कई बार हमने क्या देखा है कि मार्केट जब वोलेटाइल है, लंबा समय होते हुए भी इन्वेस्टर डेट में चले जाते हैं। वो शायद मुझे लगता नहीं वो सही ऑप्शन है, क्योंकि जब मार्केट नीचे हो तो और आपके पास अगर टाइम है तो फिर वही समय अच्छा होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अपनी जरूरत अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कीजिए, ना कि मार्केट मूड के हिसाब से। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा हर इन्वेस्टर को डेट एलोकेशन करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर विस्तार से आपको समझाइश दे दी गई है कैसे अपने डेट निवेश, अपने डेट पोर्टफोलियो में आपको विस्तार योजना बनानी चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, शुरू करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का सेशन। बने रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और आइए अब शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। हमारे दोनों मेहमान अर्नव पंड्या और हेमंत उस्तुगी हमारे साथ बने हुए हैं, जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। सुरेंद्र हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? यस मैम, गुड इवनिंग, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। लाइन पे हैं सर, नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? यस मैम, गुड इवनिंग, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं आप, बताइए। आपने SIP शुरू कर रखी है, अभी से ही शुरू की है? यस मैम, ये अभी जून से स्टार्ट किया है मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। निवेश शुरू करने से पहले हमें सवाल भेज दिया होता सुरेंद्र जी, हैं? चलिए कोई बात नहीं। एक्सिस मिड कैप है, PGIM का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का एक्टिव है, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 UTI का ही एक और इंडेक्स बन लिया आपने, और कैनरा रेबेको का स्मॉल कैप है। कितने साल तक आपको इस पोर्टफोलियो में बने रहना है? मिनिमम 10 ईयर है। अच्छा, और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि 10 लाख मेरे को स्टैटर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करना है इन कमिंग 6 मंथ और इन ए ईयर। सो व्हाट इज सजेशन की कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड इज इस पोर्टफोलियो से मेरा टारगेट है मिनिमम 2 CR का जो क्रिएट करना है, जो जैसे SIP इन एडिशन 2 करोड़ आपको जमा करने हैं इस पोर्टफोलियो से? यस मैम। अच्छा, तो 10,000 ही निवेश कर पाएंगे, उससे ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे आप अभी फिलहाल? नहीं, मैं कर पाऊंगा। सो फिर मेरे को 10 लाख लंप सम करना है बेसिकली, में फर्स्ट स्टार्ट करना है, बट इसको स्टैटर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को सजेशन की इन्वेस्ट गाइडेंस चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है। सेकंड इज SIP इन एडिशन टू 10 लाख आई कैन इंक्रीज SIP अप टू 20,000 पर मंथ फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स। अतिरिक्त 20,000 के इसको मिलाकर 20,000 हो जाएगा, 10 तो कर रहे हो? करेक्ट। हाँ, 10 तो कर रहा हूँ मैं पर मंथ। अभी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ 20,000 पर मंथ के लिए। ठीक है, मेरे को हाँ एडिशनली 10 लाख भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो स्टैटर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। समझ गए, ठीक है। हेमंत जी आपके पास आता है ये सवाल, तो अब 2 लक्ष्य 10 लाख रुपए इनको कैसे निवेश कर लेने चाहिए, और उसके बाद SIP इनको और अपनी राशि बढ़ानी है, तो कैसे शुरू किया जाए? आई थिंक कविता, सुरेंद्र जी ने कहा कि उनका जो टाइम होराइजन है करीब 10 साल है,
तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उन्होंने जो एसेट क्लास चुनी है इक्विटी की बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने लंबे समय में स्पेशली जब आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आई थिंक इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ऑफ कोर्स इशू ये है कि इनको किसी भी हालत में इसको बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वो चाहते हैं कि आगे जाके वो इसकी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं। हालांकि इनके पास 10 साल का समय है, लेकिन इनका टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। तो इनकी जो अभी इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं सिर्फ एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को पकड़ूं 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से, तो इनके पास सिर्फ जो गोल बनेगा, जो टारगेट जो बनेगा इनका करीब 23 या 24 लाख बनेगा। इन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए वो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके अलावा एसआईपी करना चाहते हैं। तो ये जो फंड्स हैं उनके पास, पहले अगर मैं फंड्स के ऊपर आ जाऊं तो इनके पास कुल मिला के 6 फंड्स हैं। उनके पास एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप फंड, 2 इंडेक्स फंड है जिसमें निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 है। मतलब जो लार्ज कैप का जो पूरा यूनिवर्स होता है 100 स्टॉक्स का, वो पूरा का पूरा इनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे शामिल है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सही तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में हो। तो एक तो जो उनका जो स्मॉल कैप है, मैं चाहता हूँ कि वो उस एसआईपी को बंद करें, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप है और जो मल्टी कैप फंड है उन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर जो है इनको स्मॉल कैप में मिल रहा है। तो मुझे लगता है वो इनके लिए काफ़ी है। तो ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, वो पैसा पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर वो ऐड करें। तो ये तो इनका पोर्टफोलियो हो गया। और ये 10 लाख भी अगर उसी गोल के थ्रू जाने हैं, जैसा उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यही फंड जो मैंने कहा इनके पास बाकी जो फंड्स हैं उसी में करें। उसके अलावा उनको करीब 50 हज़ार मिनिमम एसआईपी इनको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि 10 साल का होते हुए भी आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल रहेगी। तो जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, ताकि अपने आप को समय दे सकें कि अपने टारगेट तक पहुंच पाए। तो ये एक चेंज मैं चाहूंगा। और दूसरा मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएं। लमसम तो ये इन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो कर रहे हैं स्टैगर मैनर में, बट एसआईपी को बढ़ाने की भी बहुत जरूरत है। सुरेंद्र, क्या आप फोन लाइन पर हैं? हेमंत जी से कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू सर। एसआईपी मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? मतलब अभी 10K है पर मंथ, तो मैक्सिमम कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? सिंस इन्होंने सजेस्ट किया है कि एक एसआईपी बंद करना है स्मॉल कैप का, मैं अमाउंट को इंक्रीज कर सकता हूँ मे बी टोटल 20,000 पर मंथ इन ईच म्यूचुअल फंड। तो अराउंड मैक्सिमम यू कैन से 1 लाख पर मंथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं सभी म्यूचुअल फंड। तो देखिए, जैसा आपने कहा टारगेट है 2 करोड़ का, वहां तक क्योंकि 10 साल का समय है, दिखने में वो काफी ज्यादा होता है, बट जैसे मैंने कहा एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो कम होता है। तो अगर आप कम से कम 50,000 से अपनी एसआईपी बढ़ा सकें इन एडिशन टू जो 10 लाख आप कर रहे हैं, तो करीब अपने लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुलकेश दत्ता हमारे साथ क्या फोन लाइन पर हैं? पुलकेश जी। जी मैडम, मैं सुन रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं आसाम से। आसाम से बोल रहे हैं। ठीक ठाक हालत सब वहाँ पर? जी मैडम, अभी तो ठीक है थोड़ा। चलिए बताएं, आपने एसबीआई फ्लेक्सी कैप में 2 लाख रुपए डाल रखे हैं ना एक मुश्त? जी, लास्ट ईयर अगस्त में किया था। चलिए, तो आप गिरावट से फिलहाल परेशान हैं? जी, वो मुझे जानना है कि उधर उसी फंड में बने रहना है या दूसरी फंड में स्विच करना है। 10 साल का अच्छा। मेरा पीरियड है, टारगेट पीरियड 10 साल का? जी। तो पुलकेश जी, ये बताएं कि आपने क्या पहली बार इस फंड के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, या आप बाजार के जानकार हैं, आप समझते हैं बाजार को? जी, पहली बार ही किया है एसबीआई में। पहली बार किया है जी। इक्विटी में पहले कभी निवेश नहीं किया ना इसके अलावा? नहीं, उसके बाद ही किया है, एसआईपी है। अच्छा, एक और एसआईपी की है, वो किस फंड में? वो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 1000 मंथली। ठीक है,
चलिए, फिलहाल आप SBI फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस से परेशान हैं, लेकिन इनके फंड पर जाएं अर्णव जी। उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम दर्शकों को ये बताएं कि पिछले साल अगस्त में और अब में क्या तब्दीली आई है और किस तरह से बाजार में हमने अस्थिरता देखी है, बाजार की चाल में हमने बदलाव देखा है। क्योंकि न सिर्फ पुलकेश, ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो शायद पिछले साल इसी दरमियान बाजार में पैसे लगाकर बैठे होंगे और अब अचानक से उन्हें बाजार की गतिविधि समझ में नहीं आ रही होगी, बाजार की चाल समझ में नहीं आ रही होगी। तो फंड और फंड की परफॉर्मेंस बाद में आते हैं, लेकिन बाजार को समझना कैसे चाहिए इतने उतार चढ़ाव वाले माहौल में? कोई भी निवेशक हो तो उनको 3 महत्वपूर्ण चीजें देखनी चाहिए। पहली तो जैसे आपने बोला कि बाजार की ओवरऑल चाल, तो अगर हम देखें पिछले साल एक तेजी का माहौल था, तो वहां पर स्थिति ऐसी थी कि तेजी भी जो थी वो एक ऑलराउंड तेजी थी, यानी कि सभी चीजें बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये तेजी काफी लंबी चलेगी। लेकिन अगर हम इक्विटी मार्केट को समझे तो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो काफी बार बहुत जल्दी आते हैं और बहुत शार्प होते हैं। तो इसीलिए जब आप इक्विटी में निवेश करें तो एक लंबा नजरिया ले, ताकि ये प्रकार के शॉर्ट टर्म चेंजेस से आपको असर ना पड़े। तो आज के माहौल ऐसा हो गया है कि क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स जो है कई देशों की इंक्लूडिंग RBI वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो हमने देखा है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग का माहौल थोड़ा टफ हो चुका है और करेक्शन भी आया है। और जिस प्रकार की तेजी हम पहले देख रहे थे वो इवन जब बाजार बढ़ता है तो उस प्रकार की तेजी नहीं होती। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम रेगुलरली देखते हैं। तो ये जो टफ पीरियड्स होते हैं वो हर एक निवेशक को जो इक्विटी में निवेश करता है उनको ये सहना पड़ता है और इससे पास होना पड़ता है। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि कोई भी निवेशक हो उनको लमसम निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि लमसम निवेश करने से क्या होता है कि जिस समय पर आपने निवेश किया हो उस समय का आपका कॉस्ट एक लॉक इन हो जाता है और फिर यही एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जहां से आपका फ्यूचर मूवमेंट्स आपको कंपेयर करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास पैसे हो, किसी भी प्रकार का माहौल हो, आप उसे स्प्रेड आउट कीजिए ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉस्ट एवरेज हो जाए। और तीसरी बात यह है कि आपको अपने फंड को एक आइसोलेशन में नहीं देखना है, क्योंकि कई निवेशक ऐसा होता है कि देखते हैं कि उनका फंड में नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो वो समझते हैं कि फंड खराब है। ऐसा नहीं होता है हर बार, क्योंकि आपको फंड को बाजार के सामने एक बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने जो अगस्त 2021 में निवेश किया था उसके बाद बाजार में काफी गिरावट आई, तो ये स्वाभाविक है कि जो फंड उन्होंने चूज किया है वो एक नेगेटिव रिटर्न दिखाता होगा। तो लेकिन अगर ये हमें सिर्फ नेगेटिव रिटर्न है इसीलिए फंड खराब है, ऐसा नहीं है। हमें देखना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट के सामने या उसके बेंचमार्क के सामने ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी इक्विटी निवेश को शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं देखना है, क्योंकि कोई भी फंड के कई ऐसे समय भी आते हैं जब वो परफॉर्म नहीं करता या थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसे समय देना चाहिए। तो उस हिसाब से ये सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। मेरा कहना इनको ये है कि अपने तो इस दौरान हुआ ये भी है अर्णव जी कि बहुत लोगों ने देखा देखी में आके निवेश जो है वो शुरू कर दिया करना। किसी दोस्त ने बोल दिया, रिश्तेदार ने बोल दिया, या अगर उनको लगा कि अच्छा बाजार तेजी में है, मुझे निवेश करना चाहिए, खुद भी अगर रिसर्च की तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ही चुन लिए और उसमें लमसम निवेश कर दिया। ये रणनीति कितनी गलत है? एक तो लोगों की बातों में आना, और दूसरा जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड उस वक्त दिखाई दे रहा है क्योंकि बाजार तेजी में है तो सभी लगभग फंड आपका अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देख लिया और बाद में जितने पैसे आपके पास पड़े हुए थे, जितनी बचत थी आपकी, वो आपने डाल दी। ये करना कितना सही है? इसमें नुकसान क्या है? दोनों फैक्टर्स जो आपने बताए वो एक रिस्क आपका बढ़ा देता है, क्योंकि देखिए अगर आपने खुद रिसर्च नहीं किया है या खुद ने समझा नहीं है कि आप निवेश कहां कर रहे हो, तब जब भी कोई टफ पोजीशन आएगी और वो सिचुएशन इक्विटीज में आएगी, तब आपको क्वेश्चंस रहेंगे क्या मैंने सही निवेश किया है, मुझे निकल जाना चाहिए, और आप घबराहट में आ जाते हो। तो न समझने का नतीजा यही है कि आगे जाते हुए आप कोई गलत डिसीजन लेके अपना जो
पूरा निवेश किया हुआ है उसमें आप एक ब्रेक लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जब निवेश किया हुआ है तो फिर आपको उसमें विश्वास भी रखना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको कुछ समझ हो कि मैंने किस समय के लिए निवेश किया हुआ है और इसका एंड गोल क्या है। तो ये दोनों कारण को आपको ध्यान रखते हुए सिर्फ दूसरों के कहने पर या क्योंकि बाजार बढ़ रहा है तो सभी कुछ बढ़ रहा है तब उसे आपको जज नहीं करना है, क्योंकि एबनॉर्मल रिटर्न्स इक्विटी में आते हैं बोथ ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउनसाइड। तो इस प्रकार की सिचुएशन को इवन आउट करने के लिए आपको एक थोड़ा लंबा नजरिया लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो फंड सिलेक्ट किया है उसको समय देके इसमें बने रहना चाहिए, और फिर आगे जाते हुए 2-2.5 साल के बाद उनको रिव्यू करना चाहिए वेदर ये फंड ने सही परफॉर्म किया है या नहीं, क्योंकि ये जो समय उन्होंने दिया है फंड को वो बहुत छोटा है। चलिए, तो पुलकेश जी फिलहाल तो आपको इस फंड में बने रहने की ही सलाह दी जा रही है, और आगे से आप जो भी फंड में निवेश करें अच्छे से फंड को समझकर और योजनाबद्ध तरीके से पैसे लगाने की सलाह भी आपको दी जा रही है। गगन चंद्रा साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार गगन, कैसे हैं? जी नमस्ते मैम, मैं अच्छा हूँ, आप भी लोग भी अच्छे से होंगे। कहाँ से बोल रहे हो गगन? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। तो मैं जो हूँ 35 ईयर्स का हूँ मैम, ओके। एंड मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 2000 एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में है, एंड एक्सिस मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 एंड 1000 SBI स्मॉल कैप में एंड 1000 में PPF में कर रहा हूँ। तो ठीक है, 6000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है एंड 25 ईयर का हॉरिजॉन है कि 25 ईयर के बाद में जो भी होगा, एंड आई वांट टू इंक्रीज इट आल्सो 10% एवरी ईयर। तो फंड सिलेक्शन सही है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, आपको कितना इकट्ठा करना होगा इस निवेश से? नॉर्मली अभी मैं अपनी सैलरी का 10% सेविंग में लगा रहा हूँ, तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो मुझे पता नहीं है कि सैलरी फ्यूचर में क्या होगी, तो 10% मेरा ये है कि मंथली सैलरी का मैं ऐसे सेविंग सेव करूँ। नहीं, लेकिन गगन आप कितने साल तक इसमें रहेंगे, और कोई ऐसा कॉर्पस, कोई राशि आपने डिसाइड की है जो आपको इकट्ठा करनी है? जस्ट 10% इंक्रीज में हर साल करने का मैंने सोचा हुआ है कि 10% हर साल इंक्रीज करूंगा एज पर जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज होती है। 10% इंक्रीज एंड 10% ऑफ एनी टाइम मेरी सैलरी का उसमें सेविंग में जाए, और वो खुद ही ऑब्वियसली कम्युनिकेट होके वो एड ऑन होते जाएगा, है ना? हाँ। तो बस फंड नहीं, ये बहुत बढ़िया आपने सोचा है कि जैसे जैसे आपकी हिम्मत होगी वैसे वैसे आप निवेश को बढ़ाएंगे। ये करना भी चाहिए, हर निवेशक को करना चाहिए, तब जाके आपकी निवेश राशि बढ़ती है और आपका मुनाफा या तो बढ़ेगा या तो जिस लक्ष्य के लिए आप निवेश कर रहे हैं उसे अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, मिड कैप और स्मॉल कैप ही क्यों आपने चुने हैं? आप समझते हैं कि ये कितने रिस्की हो सकते हैं अगर सही तरह से डाइवर्सिफाई नहीं हो पोर्टफोलियो? तो मेरा 25 ईयर का हॉरिजन है, तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी मैं डेब्ट फंड में शिफ्ट करूंगा, बट आई थिंक अभी मैं 10 साल तक तो आराम से रिस्क ले सकता हूँ। तो 10 साल में मैंने देखा है आप परफॉर्मेंस। आप रिस्क समझते हैं ना, मतलब? यस यस, ऑफ कोर्स। तो गगन आप चलिए, वो ही जानना था मुझे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो फिलहाल थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड लग रहा है। विस्तार से हेमंत जी समझाएंगे। हेमंत जी। जी आई थिंक जहाँ तक गगन की इन्वेस्टमेंट का सवाल है कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी क्लैरिटी है वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा 25 साल का इनके पास समय। ऑफ कोर्स जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में 25 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी बड़ा, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी आप काफ़ी बड़ी रकम बना सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का सही पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉन्ग टर्म हराइजन, अनइंटरप्टेड आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहें और रेगुलरली इन्वेस्ट करें डिसिप्लिन तरीके से, ताकि आपको एवरेजिंग का फायदा हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल सही है। 2 या 3 चीज इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर डेफिनेटली उनको हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूंगा। एक तो इन्होंने 3 चीज कहा। एक तो इन्होंने कहा कि मैं हर साल 10% बढ़ाऊंगा, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते हैं तो जो सही मायने में आपको जो कंपाउंडिंग होती है उसका फायदा होता है, प्लस जो कॉर्पस है वो कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप एक टारगेट बनाएं कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ या 5 करोड़, क्योंकि उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी डायरेक्शन मिलती है। कभी कभी आपको लगता है कि चलिए हम 10% से पैसा बढ़ाते हैं, हो सकता है आपकी कैपेसिटी ज्यादा भी हो तब भी सिर्फ आप 10% बढ़ा रहे हैं, या हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट में ऐसा हो कि आपको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत हो। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है अगर आप एक टारगेट लेके चले। ऑफकोर्स जब लॉन्ग टर्म टारगेट बनाते हैं तो आपको इन्फ्लेशन भी देखना है और उसके बाद आपको रिवर्स वर्कआउट
आउट करना है मे बी 12% के हिसाब से, कि मैं अगर 12% के हिसाब से डालूं तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। दूसरी बात, इन्होंने ELSS में इन्वेस्टमेंट किया, मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब हम सेक्शन 80C में टैक्सेशन की बात, टैक्स सेविंग की बात करते हैं, तो ELSS जो है उनमें सबसे एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि एक तो आप टैक्स बचाते हैं, दूसरा आपका जो कैपिटल मार्केट का जो भी ग्रोथ होती है उसका आपको पूरा फायदा होता है, और उन्होंने फंड भी अच्छा चुना है, इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो आई थिंक ये दूसरी चीज। तीसरी मैं देख रहा हूं कि इनके 4 फंड में से एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कविता के एग्रेसिव है, 2 स्मॉल कैप फंड है, और 3 फंड जो है एक ही फंड हाउस के हैं। ELSS भी वहीं पे है, मिड कैप भी एक्सिस का है और स्मॉल कैप भी एक्सिस का है। हालांकि इन फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए फंड इस इंडस्ट्री में काफी सारे फंड हाउसेज हैं जिनकी अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उनका अलग ट्रैक रिकॉर्ड है। जब आपके पास एक मौका है कि आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज का फायदा उठाएं, तो डेफिनेटली एक फंड से आगे बढ़ के थोड़ा देखने की जरूरत है। तो ये 3 चीज है। अब मैं इनके पोर्टफोलियो की तरफ अगर मैं आऊं तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो स्मॉल कैप, हालांकि उन्होंने कहा है वो समझते हैं अटेंडेंट रिस्क कितने हैं, लेकिन देखिए अगेन, अगर ज्यादा समय आपका पोर्टफोलियो वोलेटाइल रहेगा तो कभी कभी वो आपके लिए शायद सही नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मुझे लगता है एक कैटेगरी जो बहुत ही अच्छी है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। एटलीस्ट जो स्मॉल कैप का जो पैसा अगर एटलीस्ट एक फंड से आप वहां पे निकालिए, और इन्होंने कहा कि 4,000 रुपए वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 2 फंड है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 2 फंड के आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और जब आगे, क्योंकि आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हो, तो आपके पास एक अच्छा सा एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के बीच में जो आपका सही बैलेंस होगा वो आपके पोर्टफोलियो में आएगा। तो ये कुछ चीजें आपको बदलनी है, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप एक टारगेट सेट करें, वर्कआउट करें कि कितना पैसा आपको हर साल इन्वेस्ट करना है, प्लस कितना आप बढ़ा सकते हैं हर साल, ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। गगन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, आई फुल्ली एग्री। एक्चुअली मैं थोड़ा इजी ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से एक ही फंड मैनेजर के पास चले गया। वैसे एक्सेस में फर्स्ट था, देन आई जस्ट गो ऑन विद द इजी होगा, बट आई विल डाइवर्सिफाई इट एंड आई विल सेट द टारगेट आल्सो। थैंक्स। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अर्णव जी बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहा है, तो वहां पर उनको एक रेगुलर इनकम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये रेगुलर इनकम के साथ उनको कई और फैक्टर्स देखने होते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो रिटायरमेंट की ओर है तो उनको पूरा का पूरा पैसा सिर्फ रेगुलर इनकम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनका कॉर्पस भी ऐसा हो कि जो थोड़ा ग्रो करे और उनको ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए सही रहे। तो इसीलिए जो इक्विटी का एक एक्सपोजर है वो 0 नहीं करना है, लेकिन अपने नीड के मुताबिक उनको इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन करना है, ताकि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में इनकम और ग्रोथ दोनों का एक अच्छा संतुलन बने, जो अपने खुद के नीड्स की तरफ से डिसाइड किया हुआ। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मार्केट की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे कभी मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि क्या होगा, देखिए जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो आप काफी एग्रेसिवली इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, और शायद अपना इन्वेस्टमेंट भी एग्रेसिव कैटेगरी ऑफ फंड में करेंगे, जो कहीं किसी भी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से वो सही नहीं है। और जब आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं गिरते हुए बाजार में, तो आप इक्विटी से दूर रहेंगे, जबकि शायद वो सबसे अच्छा समय हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो कभी भी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बनाइए, फोकस कीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अपने रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, और आई थिंक तभी एक वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बना पाएंगे, तभी आप सही मायने में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम। चलिए, आपने अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए आपको 40 लाख रुपए चाहिए है ना 10 साल में?
जी 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 मैडम। और आपने रिटायरमेंट का भी लक्ष्य रखा हुआ है और साथ ही पढ़ाई के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए। जी और मैडम। राइट, तो एक आपको चाहिए 10 साल के बाद और एक आपको चाहिए आफ्टर 14 इयर्स 50 लाख रुपए। रिटायरमेंट का भी आपका लक्ष्य है। आप 27,500 रुपये की जो SIP कर रहे हैं, इसमें आपने कुछ इजाफा भी किया है कि ये आप पिछले साल से इतनी ही SIP कर रहे हैं? नहीं, अभी जैसे मार्केट गिरी है तो मैडम मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ। यूलिप कब लिया है आपने सुरेंद्र जी? हाँ, एक यूलिप भी लिया है मैडम। कब लिया? ये 4 साल हो गया मैडम। देखिए 42,000 रुपये आप डाल रहे हैं उसमें सालाना। आपने उसमें जी। क्या फंड सिलेक्शन कर रखा है? उसमें ये अपॉर्चुनिटीज फंड है, बैलेंस्ड फंड है और मोस्ट ऑफ उसमें अपॉर्चुनिटीज फंड में है फिलहाल मैडम। क्या नाम है आपकी यूलिप का? HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट। ये तो टर्म प्लान होना चाहिए। नहीं, टर्म प्लान नहीं है मैडम, ये यूलिप है। टर्म प्लान है आपके पास? टर्म प्लान अभी नहीं है मैडम मेरे पास। 4 साल हो गए आपकी यूलिप को। चलिए ठीक है, आपका जी। पोर्टफोलियो दिखाते हैं। अर्नव सर, इनके लिए क्या सलाह होगी? मैंने तो इनको एक अपने लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक टर्म प्लान लेने की बहुत जरूरियत है, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन आ जाएगा। एक टर्म प्लान लाइफ कवर के लिए और एक मेडिकल इंश्योरेंस घर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो पहले ये चीज कर लें। दूसरी बात आती है उनकी गोल्स की तरफ। तो उनका जो गोल है उसके लिए हम देख लेते हैं कि इतना अमाउंट उनको निवेश करना चाहिए ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। तो जो पहला गोल है 10 साल बाद, उसके लिए उनको 16,000 पर मंथ निवेश करना होगा। हमने ये एज्यूम किया है कि ये अमाउंट 12% पर एनम ग्रो करते रहेगा, क्योंकि समय लंबा है और ये इक्विटी फंड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा गोल जो 14 साल के बाद है, उसके लिए उनको 10,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। और जो रिटायरमेंट का गोल है उसके लिए उनको 30,000 का निवेश करना चाहिए। ओवरऑल ये तीनों अमाउंट अगर हम ऐड कर दें तो 56,000 पर मंथ का निवेश उनको करना है। इसके सामने अगर हम देखें तो वो 27,000 ऑलरेडी कई प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। इसके अलावा उनका एक अमाउंट NPS में भी जा रहा है, जो रिटायरमेंट गोल के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये दोनों फिगर्स को ऐड करें फिर भी शॉर्टफॉल काफी है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि धीरे धीरे करके जो अपना निवेश है म्यूचुअल फंड्स में वो SIP बढ़ाते जाए, ताकि जो टारगेट अमाउंट है वहां तक पहुंच जाए। दूसरी बात ये है कि इनके पास जो यूलिप है वहां पर, क्योंकि अब 5 साल का लॉक इन आता है, तो 5 साल तो उनको यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो यहाँ से निकलने का सोच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अप्रोप्रिएट है कि एक वो टर्म प्लान लेके अपना इंश्योरेंस कवर करे और यूलिप में जो एफिशिएंसी है वो उनको नहीं मिलेगी। तो आगे जाते हुए जब उनके 5 साल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से भी वो निकलने की सोच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर हम फंड सिलेक्शन के बारे में देखें तो काफी सारे फंड्स है जो अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पर मिड कैप का एक्सपोजर उनके फंड्स में ज्यादा है। तो एक DSP मिड कैप का जो फंड है वहां पर वो निवेश बंद कर सकते हैं और इसके सामने एक लार्ज कैप फंड समावेश कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है इनके पोर्टफोलियो में। तो मेरा चॉइस है कि ये फंड को बंद करके मिराई का लार्ज कैप फंड की तरफ वो अपना जो SIP अमाउंट है वो डाइवर्ट कर दे। ये करने से मिक्सिंग हो जाएगा और फिर जो एडिशनल अमाउंट है वो यही फंड्स में डालते रहे। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सुरेंद्र जी की हेल्प की है। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो सुरेंद्र जी। अर्नव जी आपका और हेमंत जी आपका इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला इस बेहद खास पेशकश के लिए और दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लेकिन मुझे आप इजाज़त दें आज के शो में, उससे पहले बता दें कि हमें आपके सवालों का इंतज़ार होता है। ET मनी वन में अपना फाइनेंस मिनिस्टर इकलौता ऐसा शो है जहाँ पर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जी हाँ, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के हर एस्पेक्ट पर हम आपको सलाह देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना सवाल हमें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल फ्लैश हो रहा है, अपना सवाल यहाँ भेज देना है। आप चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।